नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है श्राद्ध का खाना, बूढ़े पिता का दर्द। अरे भाग्यवान, सुनो तो, आज तुम आराम से बैठो। आज तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूँ। देखो तो कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। आओ तो आंगन में बैठो। जयचंद जी की अपनी पत्नी रूपानी को आवाज लगाते हुए कहते हैं और उनके लिए और अपने लिए बढ़िया सी 2 कप चाय बना कर ले आते हैं। जब वह चाय बना कर ले आए तो रूपाली जी कहने लगी, आज आपको चाय बनाने का शौक कहाँ से पैदा हो गया? पहले तो कभी आपने चाय नहीं बनाई और आज अचानक से मेरे बिना कहे ही चाय बना कर ले आए हो। अगर आज आपकी दोनों बहू देख लेंगी तो बहू क्या कहेंगी? वह तो यही सोचेंगे कि ससुर जी हमारी सासू माँ की आओ भगत में लगे हैं। अरे श्रीमती जी, तुम कुछ भूल नहीं रही हो क्या? आज कौन सा दिन है? मुझे तो लगता है आप भूल ही गई हो। अरे बाबा, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए मेरा इतना हक तो बनता है कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा समय निकाल कर कुछ कर सकूं। और मैं अपनी पत्नी के साथ आज कुछ समय बिताना चाहता हूँ। और वैसे भी पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख के साझीदार होते हैं। इतना सुनते ही रूपाली जी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। लेकिन तभी अचानक से बारिश की बूंदें जयचंद जी के ऊपर गिरने लगी और बारिश की बूंदों ने जयचंद जी के इतने सुंदर सपने को तोड़ दिया था। एक ही झटके में वह अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ गए और आसमान की तरफ देखने लगे। बारिश की बूंद से उनके बिस्तर भीगने लगा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि जल्दी से अपने बिस्तर को उठाकर अंदर रख देता हूँ। लेकिन इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ थी कि वह जल्दी जल्दी से बिस्तर को समेट ले। कांपते हुए हाथों से अपने बिस्तर को समेटने लगे। इतने में वह लगभग भीग चुके थे और उनके कपड़े भी भीग गए थे। जयचंद जी सोचने लगते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 3 जोड़ी ही कपड़े थे। 2 जोड़ी कपड़े तो मैंने धोकर डाल रखे हैं और जो पहना हुआ है वह भी भीग चुका है। जयचंद जी लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। बारिश में भीगने की वजह से उनका पूरा शरीर पूरी तरह से गीला हो चुका था और ठंड के मारे कांपने लगे थे। उनकी छोटी बहू रसोई में ही बच्चों के लिए खाना बना रही थी। जयचंद जी अपनी छोटी बहू को कहने लगे, अरे बेटी, मेरे कपड़े भीग गए हैं, मुझे मेरे बेटे का कोई पुराना कुर्ता पजामा दे दो, मैं उसे पहन लूँगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे लिए थोड़ी सी चाय भी बना दो। अरे पिताजी, अभी तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, उन्हें स्कूल जाने में देर हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद मैं आपको दे देती हूँ। जयचंद जी कुर्सी पर बैठकर इंतजार करने लगे कि बहू मेरे लिए मेरे बेटे का कुर्ता पजामा लेकर आएगी और चाय भी बना कर दे देगी। लेकिन सुबह के लगभग 10 बज चुके थे। अब तक तो उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे भीगे हुए वह भी सूख गए थे। लेकिन बहू कमरे से बाहर नहीं आई थी। अपने बेटे को नाश्ता बना कर देने के बाद अपनी माँ के साथ फोन पर बातें करने में लग गई और बातें करते करते इतना समय बीत गया कि उसे पता ही नहीं चला। जब जयचंद जी ने अपने पोते को अपनी मम्मी को चाय बनाने के लिए बोला तो पोते ने आकर बोला, दादाजी, मम्मी तो अभी नानी से बातें कर रही है। जयचंद जी की छोटी बहू राधा घंटों घंटों फोन पर ही चिपकी रहती थी, जिस वजह से काम करने में भी देरी कर देती थी और चाय बनाना भी भूल जाती थी। जयचंद जी यह देखकर अकेले में ही बड़बड़ाने लगते हैं। अभी 8 महीने पहले की ही तो बात है। शादी की 41वीं सालगिरह पर मैंने अपनी पत्नी के साथ शादी की सालगिरह मनाई थी और अपनी शादी की सालगिरह मनाते हुए भगवान का शुक्र अदा कर रहे थे और भगवान को बोल रहे थे कि भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तुमने मुझे भरा पूरा परिवार दिया है। अब तो मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जयचंद जी की खुशियों को भी उनकी खुद की ही नज़र लग गई। कुछ दिनों में उन्हें दुख के समय में धकेल दिया
उनकी पत्नी को एक बीमारी ने घेर लिया, जिसकी वजह से एक दिन वह इस दुनिया से चल बसी। अकेले में ही बातें करते हुए जयचंद जी बोल रहे थे, अरे रूपाली जी, तुम इस बेदर्दी दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई हो। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आवाज़ रुआसी सी हो गई थी। करीब 1 घंटे और बीतने के बाद जब बहू आकर बाहर आई तो रसोई में चाय चढ़ा दी और एक कप में अपने ससुर जी के लिए चाय लेकर बाहर आई और उनके सामने लाकर पटक दी। अरे बहू, यह क्या? फिर से वही उबला हुआ पानी दे दिया है। चाय में कुछ तो डाल दिया करो, और ज़्यादा कुछ नहीं तो 1 इलायची ही डाल दिया करो, जिससे मेरे मन को कुछ शांति तो मिल सके। लेकिन बहू, तुमने तो जैसे ठान ही लिया है कि कभी भी मुझे मेरी पसंद की चाय बनाकर नहीं दोगी। तुम तो मेरी चाय में बस उबला हुआ पानी और ढेर सारी चीनी पत्ती डालकर मेरे सामने रख देती हो। दूध तो उसमें नज़र ही नहीं आता। आखिर दूध क्यों नहीं डालती हो? क्या मेरे चाय के समय दूध खत्म हो जाता है? तुम्हें तो पता है कि मुझे शुगर की बीमारी है और चाय में ज़रा मीठा कम डाला करो। एक तो तुम सुबह का नाश्ता भी इतनी देर से देती हो और ऊपर से खाली चाय पकड़ा देती हो। कम से कम चाय के साथ 1 रोटी तो बना दिया करो, ताकि मेरे पेट को कुछ संतुष्टि तो मिल सके। लेकिन बहू को तो उनकी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह तो रोज रोज की बात हो गई थी। यह सभी बातें सोच सोच कर जयचंद जी की आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। चाय के साथ वह अपने आंसुओं को भी पी जाते हैं और सोचते हैं कि बहू को खाने कहने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है उसका एक ही जवाब होता है, जो भी कुछ मिल रहा है चुपचाप से खा पी लिया करो और भगवान का नाम लिया करो। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टोका टोकी करोगे तो यह भी नहीं मिलेगा। जयचंद जी की 2 बेटे और 2 बहू हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर दोनों बेटों ने घर का बंटवारा भी कर दिया था। जयचंद जी का जो कमरा होता था उसमें भी उन्होंने अपने बच्चों का सामान रख दिया था और बोला कि माँ जी तो नहीं है, आप इस कमरे का क्या करोगे? उन्हें तो बस एक चारपाई की जगह चाहिए जो कहीं भी डाल सकती है, इसलिए इस कमरे को बच्चों को दे दीजिए। इतना बड़ा कमरा घर घेर कर अकेले बैठे हैं। दोनों बेटों ने इस बात में हाँ मिला दी। जो बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने के बाद खुश नहीं थी, लेकिन अपने ससुर जी को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत खुश हो रही थी और आपस में कुछ खुसर फुसर कर रही थी। जयचंद जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या प्लानिंग कर रही है। जयचंद जी आंगन में ही अपनी चारपाई डालकर लेटने लगे। एक तो इस उम्र में अकेलेपन की मार झेलते हुए जयचंद जी खुली छत के नीचे ही सो जाते थे, पर जैसे तैसे रात को गुजार लेते थे। आंगन में लेटे हुए उन्हें नींद भी अच्छे से नहीं आती थी। जब कभी दिवाली वगैरह की साफ सफाई करती तो बहुएं उनके चारपाई को इधर से उधर खिसकाती रहती थी। जयचंद जी की पत्नी को मरे हुए अभी 20 दिन भी नहीं हुए थे कि उनकी दोनों बहुएं अलग होकर रहने लगी थी और उन्होंने अपने ससुर जी को भी 2 हिस्सों में बांट दिया था और यहाँ तक कि उनकी 3 वक्त की रोटी को भी बांट दिया था। रोटी बांटने का भी उन्होंने एक अलग ही तरीका निकाला था। सुबह का चाय नाश्ता छोटी बहू देगी तो दोपहर का खाना बड़ी बहू देगी। शाम की चाय छोटी बहू देगी तो रात का खाना बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों मिलकर देंगी। लेकिन दोनों कभी कभी खाना देना भूल जाती थी, क्योंकि उन्हें 1 घंटा माँ से बात करते रहती थी। बड़ी बहू सोचती थी कि छोटी ने दे दिया होगा और छोटी सोचती थी कि बड़ी ने दे दिया होगा, और इन दोनों के चक्कर में बेचारे जयचंद जी को कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता था। रूपाली जी के चले जाने के बाद जयचंद जी खाने से भी तरसने लगे थे, क्योंकि उनकी बहू को तो फोन पर घंटे बातें करने की आदत थी। इसलिए कभी कभी जयचंद जी अपने सब्र का आपा खो बैठते थे और बहू को सुना देते थे कि मुझे खाना तो समय पर दे दिया करो, अपने ससुर की उम्र का तो कुछ तो ख्याल किया करो। बड़ी बहू तो सिर्फ खाने के नाम पर 2 रोटी बनाती थी, इससे ज़्यादा रोटी बनाने में तो उसे तकलीफ होती थी।
जिससे जयचंद जी का पेट भी नहीं भरता था और वह भूख से तड़पते रहते थे। सोचने लगे कि अगर बहू को कुछ कहता हूँ उल्टा सुनाकर बातें मुझे ही सुना देती है और कहती है कि इस उम्र में कम खाया करो, अपने खाने पर कुछ लगाम लगाओ, इस उम्र में इतना खाना अच्छी बात नहीं है। आप कोई काम धंधा भी नहीं करते, इसलिए खाने को पचाना मुश्किल हो जाएगा और अगर बीमार पड़ गए तो सारी परेशानी हमें ही झेलनी पड़ेगी। और हैरानी की बात तो तब होती थी जब उनकी बहुएं बेटों के सामने ही उन्हें खरी खोटी सुनाया करती थी, लेकिन उनके बेटे उनकी पत्नी वर्ता इतने पतिव्रता थे कि अपनी बीवियों के सामने उनकी जुबान नहीं खुलती थी। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी पत्नियों का मुंह बंद कर सकें, लेकिन जयचंद जी अपनी बहू के मुंह से ऐसे शब्दों को सुनकर अपनी चारपाई पर वापस लौट आते थे और अपनी चारपाई पर बैठकर अपनी पत्नी को याद करने लगते थे। देख लिया रूपाली जी, आपके तुम्हारे बच्चे मुझे क्या क्या दिन दिखा रहे हैं। जब तक तुम मेरे साथ थी तो मेरा कितना मान सम्मान होता था, इस मान सम्मान पर कोई आँच नहीं आती थी और तुम मेरी छोटी छोटी ज़रूरत का कितना ख्याल रखती थी। जब तक तुम मेरे साथ थी तो जीवन की सभी परेशानियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तो मेरा सारा जीवन ही बिखर गया है। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि हर कोई मुझे सुना कर चला जाता है और मुझे सब कुछ चुपचाप सुनना पड़ता है और जैसा खाना तुम्हारी बहू मुझे देती है मैं तो चुपचाप खा लेता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे ताने मारती है कि मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तुम तो देख ही रही हो कि मेरा शरीर केवल एक ढांचा मात्र रह गया है। मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई थी और मैं अकेला अपने बच्चों की खरी खोटी सुनने के लिए इस दुनिया में रह गया था। रूपाली, मुझे पता है तुम मेरी ऐसी हालत को देखकर परेशान तो जरूर होती होगी। जयचंद जी सोचने लगे कि अभी तक तो मेरी पेंशन आती है, तब जाकर बच्चों का यह हाल है, लेकिन जब पेंशन भी बंद हो जाएगी तो मेरे बेटे मेरा क्या हाल करेंगे। दोनों बेटे मेरी पेंशन को आपस में ही बांट लेते हैं। मेरे बच्चों को अपने अपने हक तो पता है, लेकिन उनका अभी कोई फर्ज बनता है यह तो उन्हें निभाना भी नहीं आता। अगर मेरी पेंशन भी ना होती तो यह लोग मेरा क्या हाल करते। तुम्हारी इतनी उम्र होने पर भी तुमने सारे घर को कितनी अच्छी तरह से संभाल रखा था। घर के सारे काम को करते हुए तुम्हारे चेहरे पर शिकायत तक नहीं होती थी। तुम सभी का कितना ख्याल रखती थी, किसी को भी भूखे पेट नहीं सोने देती थी। लेकिन हमारे बच्चे तो हम भूखे सोएं या फिर भरे पेट हुए उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने बच्चे मेरा और तुम्हारा कितना मान सम्मान करते थे। मैं अपने बच्चों को श्रवण कुमार की तरह देखता था और देखकर फूला नहीं समाता था और कहता था कि हमारा बुढ़ापा तो बहुत ही मज़े से कटेगा, क्योंकि हमारे बच्चे इतने अच्छे जो हैं, हमारे बच्चों में कितने अच्छे संस्कार हैं, इसलिए हमें बुढ़ापे में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब दोनों बेटों की शादी हो गई और उनकी दोनों बेटों की बहू इतनी तेज तर्रार आई कि उन्होंने तो घर का माहौल ही बदल कर रख दिया और बेटों को भी अपने शिकंजे में कस लिया। लेकिन फिर भी वह अपनी सास का पूरा मान सम्मान करती थी। यह कह सकते हैं कि मान सम्मान करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उनकी सासू माँ ने उनके घर को अच्छे से जो संभाल रखा था और सारा काम किया कराया मिलता था, लेकिन फिर भी पूरा परिवार खुशहाल था। लेकिन अचानक से रूपाली जी के चले जाने के बाद जब सब कुछ उलट पुलट हो गया था, रूपाली जी को ऐसी बीमारी हुई कि उन्हें बचाया भी नहीं जा सका। वह सारी रात दर्द के मारे तड़पती रही। जयचंद जी ने अपने दोनों बेटों को कहा कि तुम्हारी माँ के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, उनके लिए दवा ले आओ। लेकिन दोनों बेटों ने यह कहकर टाल दिया कि अभी तो बहुत रात हो रही है, सुबह को लेकर आ जाएंगे, अभी तो कोई भी मेडिकल नहीं खुला होगा तो दवाई कहाँ से लाएंगे। दोनों बेटे बेफिक्र होकर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। शायद उनके बच्चों को अपनी नींद को कुछ ज़्यादा ही प्यारी थी, अपनी माँ से भी ज़्यादा, और अपने पिताजी को भी बोला कि आप भी सो जाइए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हमें भी सोने दीजिए। लेकिन जयचंद जी आधी रात को ही पैदल चलकर
अपनी पत्नी के लिए दवाई लेकर आए, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। जब तक वह घर वापस आए तो बहुत देर हो चुकी थी और रूपाली जी इस दुनिया से जा चुकी थी। वह जयचंद जी को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई थी। रूपाली जी के चले जाने के बाद से तो जयचंद जी एकदम लावारिस हो गए थे। उनके बच्चे तो इतना भी नहीं सोचते थे कि जब तक जी रहे हैं उन्हें रोटी तो समय से दे दें। 2 रोटी ही तो खाता हूँ। इन बच्चों को आज मैं इतना भारी लगने लगा हूँ कि यह मुझे खरी खोटी सुनाते रहते हैं। रुआसी सी आवाज में जयचंद जी अपने आप से ही बातें कर रहे थे। अरे भाई, जब तक जी रहा हूँ तो 2 रोटी तो खाऊंगा ही, क्यों इनको मेरी 2 रोटी भी भारी लगती है। मन ही मन अपनी पत्नी से बातें करते हुए जयचंद जी की कब आंखें लग गई पता ही नहीं चला। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए जयचंद जी रोज सुबह पार्क में घूमने के लिए जाते थे। वहाँ अपने हम उम्र के लोगों से बात करके थोड़ा अपना मन बहला लेते थे। एक दिन जब वह पार्क में घूमने गए तो उनके एक दोस्त ने कहा, आज मेरी बहू ने मेरी पसंद की खीर बनाई है और खीर तो तुम्हें भी बहुत पसंद है, और मेरी बहू तो खीर बहुत ही बढ़िया बनाती है। खाते खाते दिल ही नहीं भरता, पेट भले ही भर जाए, बस मन करता है कि खाते ही जाऊं। जब खीर का जिक्र किया तो जयचंद जी की आंखों में चमक आ गई और सोचा कि खीर तो रूपाली भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन मेरी पत्नी के साथ ही मेरी जिंदगी के तो सारे स्वाद भी चले गए हैं। अब तो बहू को कुछ बनाने को कहता हूँ तो 10 बातें मुझे ही सुना देती है, इसलिए उन्हें खाने कहने का कोई फायदा नहीं होता। इतना सोचकर उनकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। अपने आंसुओं को अपने सीने में ही छिपाकर बात को संभालने का असफल प्रयास करते हुए कहने लगे, वैसे खाना तो मेरी बहुएं भी बहुत ही अच्छा बनाती हैं। जयचंद जी के दोस्त कहने लगे, लेकिन आज तो मैं तुम्हें अपने घर खीर खिलाने के लिए जरूर लेकर जाऊंगा और कोई बहाना भी नहीं सुनूंगा। हम दोनों साथ में बैठकर खीर का आनंद लेंगे। जयचंद जी ने बहुत मना की, लेकिन आज तो उनके दोस्त मानने को तैयार ही नहीं थे और जिद करके अपने घर लेकर चले गए। थोड़े दिन बीते तो उनकी बड़ी बहू कमरे से आकर जाकर चिल्लाने लगी, अरे पिताजी, आपने तो हमारी इज्जत की धज्जियां ही उड़ा कर रख दी हैं। हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल किया होता। आपको ऐसे करते हुए शर्म नहीं आती क्या? कम से कम अपने बेटों की इज्जत का ही ख्याल किया होता। आपने तो सारे मोहल्ले में हमारी नाक ही कटवा कर रख दी है। जयचंद जी हैरानी से अपनी बहू की बातें सुन रहे थे और बोले कि अरे बहू, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जो तुमने सुबह सुबह घर को सर पर उठा लिया है और इतना चिल्ला रही हो? अच्छा जी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपने क्या किया है। तभी छोटी बहू बोली, अरे पिताजी बताइए, क्या हम आपको खाना नहीं देते जो आप पड़ोसियों के घर जाकर खाना खाते हो? क्या आपको नहीं पता कि मैं कितने बड़े घर की बेटी हूँ? अगर मेरे घर में यह बात पता लग गई तो मेरी तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ जाएंगी। मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जयचंद जी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बहू ऐसी बातें क्यों बोले जा रही है। उनकी बातों का जवाब दिए बिना जयचंद जी अपने चारपाई पर जाकर बैठ गए, लेकिन उनकी दोनों बहुएं चिल्लाती रही। जयचंद जी सोचने लगते हैं कि अगर मेरे घर में मुझे भरपेट खाना मिलता तो क्या मैं किसी के घर पर कुछ भी खाने के लिए जाता? लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं भी भूखा था और कब तक भूख को बर्दाश्त करता, इसलिए अपने दोस्त के कहने पर उसके साथ खाने के लिए चला गया। इसमें कौन सी परेशानी वाली बात हो गई? मेरा भी तो मन करता है अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का। अगले दिन जयचंद जी जब आंगन में अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे तो उन्हें घर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। आज तो दोनों बहू आपस में एक साथ मिलकर खाना बना रही थी। आज तो रूपाली जी की पसंद की हर एक चीज़ बनाई जा रही थी। उनकी पसंद के कढ़ी चावल, सूजी का हलवा और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ बना रही थी। बड़े ही जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। रिश्तेदार और आस पड़ोस वालों को भी न्योता दिया गया था। जयचंद जी उठकर रसोई में जाकर अपनी बहू को कहते हैं, अरे बहू, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। तभी बहू कहती है, पिताजी आप थोड़ी देर रुक जाइए, अभी मेरे पास बहुत काम है, मैं थोड़ी देर में चाय बना देती हूँ। इतना कहकर बहू ने बात को टाल दिया। जयचंद जी अपनी कुर्सी पर
बैठकर चाय के आने का इंतजार करने लगे। काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन दोनों बहू में से किसी ने भी अब तक चाय बनाकर नहीं दी थी। भूख से परेशान होकर जयचंद जी दोबारा से रसोई में गए। अरे बहू, कितनी देर हो गई है, कम से कम मुझे एक रोटी तो खाने को ही दे दो। लेकिन उनकी बहुएं तो जैसे उन्हें सुनाने के लिए ही बैठी थी और उनको कहने लगी, अरे पिताजी, आपको कितनी भूख लगी है? ऐसी भी क्या आग लगी है आपके पेट में जो थोड़ी देर नहीं रुक सकते हो? क्या आप देख नहीं रहे हो कि हमारे पास कितना काम है? अब तो एक ही बार आपको खाना मिलेगा, और वैसे भी सबसे पहले पंडित जी को भोजन कराना है, उसके बाद ही खाना मिलेगा। पंडित जी के खाने से पहले आप कैसे खाना खा सकते हैं? अच्छा बहू, 2 कप चाय ही दे दो, उसी से मैं अपनी भूख को शांत कर लूँगा। अब तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। उनकी इस बात को सुनकर उनका बेटा, जो वहीं पर पंडित जी के लिए बैठने का इंतजाम कर रहा था, गुस्से से बोला, अरे पिताजी, आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? सबसे पहले पंडित जी को खाना दिया जाएगा, उसके बाद ही और कोई खाना खा सकता है। लेकिन बेटा, अभी तो बच्चे खाना खा रहे थे, लेकिन मैं तो केवल चाय ही मांग रहा हूँ। कितना समय हो गया है, मैंने सुबह से खाने का एक निवाला तक नहीं खाया है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी उनका छोटा बेटा बोला, पिताजी, अगर बच्चों ने खाना खा लिया तो क्या हो गया है? क्या अब बच्चों के खाने पर भी नज़र रखोगे? क्या हर समय शिकायत करते रहते हो? जयचंद जी अपमान का घूंट पीकर चुपचाप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। थोड़े समय बाद पंडित जी भी खाना खाकर चले गए और मेहमान भी आने लगे थे, लेकिन अभी तक किसी ने जयचंद जी को खाने के लिए नहीं पूछा था। जयचंद जी ने सोचा कि हाय रे विधि का विधान, यह कैसा दस्तूर है? जीते जी तो अपने माता पिता को खाना नहीं दिया जाता, उन्हें एक एक रोटी के लिए तरसाया जाता है। अपने जिंदा माता पिता को खाना देते हुए कितनी बातें सुनाते हैं। बूढ़े बुजुर्गों को तो यह लोग पूछते तक नहीं हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है इसकी भी परवाह नहीं करते। लेकिन मरे हुए व्यक्ति के लिए पंडितों को तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाए जाते हैं, और घर में भूखा पिता बैठा है जो इन्हें दिखाई भी नहीं देता। यह कैसा दस्तूर बनाया है? काश कि सभी बच्चे अपने जीते जी माता पिता की सेवा कर पाते, उनके खाने पीने का ध्यान रख पाते, लेकिन जीते जी तो उन्हें पूछते तक नहीं हैं और मरने के बाद सेवा करने का ढोंग करते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे रस्म और रिवाज का? मरने वाले को कौन सा पता होता है कि उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है। तभी छोटे बेटे ने जयचंद जी को हिलाते हुए कहा, पिताजी, यह लीजिए खाना। कब से खाना खाना चिल्ला रहे थे। जैसे ही जयचंद जी ने पहला निवाला तोड़ने लगे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी आंखों में आंसू देखकर उनका बेटा बोला, पिताजी, घर में कितने सारे मेहमान आए हुए हैं और आप यहाँ बैठे सबके सामने आंसू बहा रहे हो। सबके सामने आंसू बहाकर तमाशा मत बनाओ। अगर यह सब करना है तो कमरे में चले जाओ। सबके सामने हमारी नाक कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर जयचंद जी के सब्र का बांध टूट चुका था और उनके पेट की भूख भी गायब हो चुकी थी। थाली को अपने बेटे के हाथ में थमाते हुए बोले, यह लो अपना खाना। नहीं चाहिए मुझे यह अपमान भरी रोटी। इतनी बेइज्जती कराकर खाना खाने की का ही क्या फ़ायदा। काश मैं भी अपनी पत्नी के साथ ही चला गया होता तो इतनी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। यह भी कोई जिंदगी होती है? रोज रोज बेइज्जती होती है, हर कोई सुना कर चला जाता है। जयचंद जी की बातों को सुनकर उनके बेटा बहू उनकी तरफ गुस्से से देख रहे थे, लेकिन आज तो जयचंद जी डर कर बैठने वालों में से नहीं थे। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो कहने लगे, दो दो बेटे बहू होते हुए भी मुझे भरपेट खाना नहीं खिलाया जाता, और यदि एक दिन मैंने अपने दोस्त के घर पर खाना खा लिया तो वह भी इनको अच्छा नहीं लगा। उसमें इनकी नाक कट गई थी, लेकिन घर में पिता भूखा बैठा रहे यह इन्हें दिखाई नहीं देता। दोस्त के घर खाना खाने पर इन्होंने मुझे कितनी खरी खोटी बातें सुनाई थी जो मेरे दिल में अभी तक तीर की तरह चुभ रही है। तुम्हारी पत्नियों ने मेरी बेइज्जती करने में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन बेटा सच बताऊं तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था, वाकई भूख के मारे मरा जा रहा था, लेकिन तुम्हारी पत्नियों ने मुझे खाना नहीं दिया था तो मैं क्या करता।
मैंने अपने दोस्त के घर पर खाना खा लिया। अपने पिताजी की ऐसी बातों को सुनकर उनके दोनों बेटों को जोर का झटका लगा कि उनके होते हुए उनके पिताजी किसी और के यहाँ खाना खाते हैं। अपनी बहू की तरफ देखते हुए जयचंद जी बोले, क्या इन्होंने कभी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखा है? क्या कभी मेरी पसंद के मुझे कभी कोई सब्जी बनाकर खिलाई है? लेकिन अपनी मरी हुई सास के लिए तरह तरह के पकवान बना रही हैं। बेटा, मेरा शरीर जरूर बूढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा भी तो मन करता है स्वादिष्ट खाना खाने का। मैं आज भी अच्छा खाना खाने को तरसता हूँ। जब तुम अपने बच्चों की इच्छा पूरी करते हो तो क्या मेरी इच्छा का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है? मुझे बहू बेस्वाद खाना पकड़ा देती है और एहसान जताती है जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रही हो। 10 बार चाय मांगता हूँ तब कहीं जाकर उबला हुआ पानी दिया जाता है। 2 वक्त की रोटी तो इंसान की ज़रूरत होती है, लेकिन बहू ने तो मेरी 2 वक्त की रोटी को भी आपस में बांट दिया था। दोनों एक दूसरे के भरोसे रहती थी और मुझे भूखा रहना पड़ता था। ऐसे भला मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि मैं अपनी पूरी पेंशन इस घर में देता हूँ, कोई मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ता हूँ। और इसके बावजूद मेरा इस घर में इतना अपमान होता है, इतनी बेइज्जती होती है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज तो तुमने अपनी माँ के लिए तरह तरह का खाना बनाया है और उसकी बरसी मनाई है, लेकिन मेरी तो अंतिम इच्छा यही है कि मेरे मरने के बाद मेरी बरसी मनाने या मेरा श्राद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही जयचंद जी की आंखों से आंसू फूट फूट कर गिरने लगे और इसके बाद वह बोल ही नहीं पाई। अपने पिताजी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उनके बेटे और दोनों बहुएं शर्म के मारे नज़र झुका कर खड़े रहे। उनकी नज़रें शर्म से झुक गई थी। जयचंद जी के दोस्त उनकी भावनाओं को अच्छे से समझते थे और उनके बेटे को बोले कि बेटा, यही बात तो तुम लोग नहीं समझते हो कि जीते जी अपने माता पिता को अच्छा खाना खिलाओ, जीवित व्यक्ति को खाना खिलाकर संतुष्ट करो। मरने के बाद उनकी बरसी पर उनका मनपसंद खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाने का क्या फ़ायदा? और मरने के बाद पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को खाना खिलाने का तभी फ़ायदा है जब जीते जी तुमने अपने माता पिता का ध्यान रखा हो। और बेटा, एक हो या दो, दोनों का फर्ज बनता है कि वह अपने माता पिता के खाने का पूरा ध्यान रखे। बड़े बुजुर्गों की यह बातें जयचंद जी के बेटों के दिल को तार तार कर रही थी। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी झलक रही थी और आंखों से आंसू बहने लगे। अपने द्वारा किए गए गलत व्यवहार के बारे में सोचकर शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। इससे भी ज़्यादा बात उन्हें यह खाई जा रही थी कि उनकी बहू की लापरवाही के कारण उनके पिताजी को किसी और के यहाँ खाना खाना पड़ रहा था। मेहमानों के चले जाने के बाद दोनों बेटों ने अपने पिताजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और अपनी पत्नियों को बोला कि आज से उनके पिताजी के खाने पीने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और उनके कमरे को भी खाली कर दो। पिताजी आज से अपने कमरे में रहेंगे। इसके बाद से तो जयचंद जी अपने घर में पूरे ऐसो आराम से रहने लगे। उनके बेटा बहू उनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखने लगे थे, उनकी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखते थे और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देते थे। अब तो जयचंद जी स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे और एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहे थे। तभी तो कहते हैं कि जीवित व्यक्ति को खाना खिलाना चाहिए, ना कि भूख से मरने देना चाहिए। मरे हुए व्यक्ति के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है अगर जीवित व्यक्ति का पेट ना भरा जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।